Hello everyone, welcome to Motion Foundation. Myself Priyanka Vaishnav, Maths Faculty of Motion Foundation Division. So students, previous lecture में हमने रियल नंबर एंड नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि नंबर्स क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, इसके अलावा होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सब हमने पढ़ा था। और हमने एक इंपॉर्टेंट लेमा और एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम से रिलेटेड हमने टू क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो चलिए आज हम उसी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे इसमें हमें 3 नंबर्स गिवन है जिसका हमें HCF फाइंड आउट करना है। अब HCF फाइंड आउट करने के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही यूज करना है। कैसे करेंगे HCF? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको नॉर्मल वे में फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड आउट नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 3 नंबर है हम पहले इन दोनों नंबर का HCF निकालेंगे। किसी भी 2 नंबर्स का पहले HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर जो HCF होगा वो और अदर नंबर, उन दोनों का हम कॉमन फैक्टर मतलब उन दोनों का हम HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके तो ऐसा फैक्टर निकालना है जो कि हाईएस्ट होगा। तो पहले इन दोनों के बारे में सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी दोनों के बारे में सॉल्व करेंगे। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 184 एंड 230 ये दोनों नंबर्स में लेती हूँ। दोनों में मुझे बताइए ग्रेटर कौन सा है। ऑफ कोर्स हमें पता है दैट 230 इज ग्रेटर देन 184। बस हमने क्या किया था प्रीवियस लेक्चर में, यही तो हमने वर्क किया था। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कौन सा ग्रेटर है, तो जो नंबर ग्रेटर होता है वो क्या बनता है, वो डिविडेंड बनता है और स्मॉलर नंबर हमेशा डिविजर होता है। पढ़ा था हमने। उसके बाद हम क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको क्या करना है, वही नॉर्मल डिवाइड हमसे सॉल्व करना है। तो देखिए 184 हो जाएगा डिविजर एंड 230 इज डिविडेंड। ठीक है, डिवाइड करेंगे ऑफ कोर्स आप कितने टाइम होगा, 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम डिवाइड होगा 184, क्योंकि 2 टाइम में इससे बिग वैल्यू आ जाती है तो 2 टाइम में डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमें मिलेगा 46। अब आप बताइए कि क्या आपको 0 मिला? नहीं मिला। क्या आपको यहाँ पर 0 फाइंड आउट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं फाइंड आउट हुआ है। तो 0 नहीं मिला तो अब हम क्या करेंगे, हम आगे का प्रोसेस लगाएंगे। आगे का क्या प्रोसेस होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें अप्लाई करनी है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है ये भी आपको पता है। देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती है। मतलब ये है लेमा, लेकिन इसको जब यूज करके हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो वो बन जाती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हमने पढ़ा था, एल्गोरिथम एक तरीका होता है, एक वे होता है, टेक्निक होती है। तो चलिए जैसे इसको हम कैसे लिखेंगे, डिविडेंड यहाँ पर है 230, ठीक है, और डिविजर हो जाएगा 184। 1 हमारे पास इक्वेशन एंड 46 इज रिमाइंडर। अब जैसे ही रिमाइंडर आ गया तो हम रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब देखो याद करो हमने क्या करा था, हमने किया था प्रमोशन किया था कि जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर तो बन जाता है डिविजर, डिविजर बन जाएगा डिविडेंड, और जो डिविडेंड था उसका हो जाएगा रिटायरमेंट। यही तो हमने वर्क किया था। इसके अलावा और क्या किया था, तो देखिए यहाँ पर अब वापस से हमने मान लीजिए कि डिविजर हो जाएगा 46। डिविजर कितना हो जाएगा 46। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये वाला पार्ट है हमें रफली सॉल्व करना है, हमें फेयरली ऐसा नहीं करना। मैंने पहले भी कहा था कि आप इस पार्ट को ही सॉल्व करके आपका आंसर बना दें। इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ये आप हम प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको ये एक क्वेश्चन में पूरा वे में बताऊंगी कि किस तरह से आपको, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन करना है। और एक क्वेश्चन हम थोड़ा शॉर्ट वे में डिस्कस करेंगे। तो देखो जैसे ही क्या हो जाएगा 46, अगर हमारे पास क्या बन जाएगा 46 हो जाएगा डिविजर और ये बन जाएगा 184। ठीक है, तो देखो कितने टाइम डिवाइड जाएगा, हम जैसे डिवाइड करते हैं इसको 4 टाइम ट्राई करके देखते हैं। 4 टाइम जाएगा क्या है, देखते हैं कितने टाइम जाता है। 4 6 24 16, बिल्कुल 4 टाइम जाएगा और रिमेनिंग कितना रह जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा 0। सो 0 इज द रिमाइंडर, और हमें यही चाहिए था, 0 ही तो चाहिए था। ध्यान रखना मार्क्स में किसी को 0 नहीं चाहिए होता है, लेकिन रिमाइंडर हमें 0 चाहिए। जब तक 0 नहीं मिलेगा हम हमारी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। अब इस चीज को आप चाहें तो मैंने दोनों वैसे बता दिया, आप चाहे तो यहीं से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप सेपरेट करना चाहें तो हम सेपरेट भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर वापस से हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम अप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 184 इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। 0 हमारे पास यहाँ पर देखिए रिमाइंडर आ गया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर HCF क्या होगा।
जिस पोजीशन में या जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप का जो डिविजर होता है वही HCF होता है। तो देखो यहाँ से हमें पता चल गया HCF ऑफ 230 एंड 184 इज इक्वल टू 46। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है, 276 और 46 का हम HCF निकालेंगे, क्योंकि देखो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों में कॉमन हो और सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट हो, तीनों में कॉमन हो। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हमने पहले 2 के बारे में निकाल लिया, दोनों का कॉमन नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर हम थर्ड नंबर का थर्ड डिजिट का हम कॉमन नंबर मतलब थर्ड जो नंबर है उसका और हम HCF निकाल लेंगे, तो हमें तीनों का पता चल जाएगा। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नाउ 276 इज ग्रेटर देन 46। ओके, जैसे आप इसको सबसे पहले आप क्या करते हैं, वही लगाए डिवीजन, ठीक है, करते हैं हम डिवाइड करते हैं, एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करते हैं वही। अब यहाँ पर मुझे बताइए डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड होगा 276 जस्ट बिकॉज 276 इज ग्रेटर देन 46। सो 46 इज डिवीजर एंड 276 इज डिविडेंड। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 6 टाइम, ठीक है, 6 टाइम डिवाइड होगा। 276 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग हो गया 0। ये हमारा काम इजी हो गया क्योंकि 1 स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। तो बस वापस से लगाइए लेमा, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। वी गेट 276 इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड रिमाइंडर इज 0। अब देखो यहाँ पर इस कंडीशन में हमें HCF फाइंड आउट हो गया कि HCF क्या है, जस्ट बिकॉज जिस स्टेप में 0 आता है, रिमाइंडर 0 होता है, उसी स्टेप का जो डिवीजर होता है वो डिवीजर हमारे पास क्या होता है, वो डिवीजर ही हमारा HCF कहलाता है। अब एक बात यहाँ पर बच्चों के माइंड में आ सकती है कि मैम हमने पहले इन दोनों नंबर का HCF निकाला, ओके, वो भी 46 आया, फिर हमने 46 और इस नंबर का भी HCF निकाला, वो भी 46 आया। तो क्या हमेशा ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कुछ कभी कभी कोइंसिडेंट हो जाते हैं, हमेशा नहीं होंगे। तो इसीलिए आप ऐसे मत सोचना कि इन दोनों का, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन किया कि इन दोनों का 24 आ गया तो थर्ड का भी 24 ही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, कोइंसिडेंट है। यहाँ पर हमारे पास ऐसा नंबर था कि इनका HCF हमें 46 मिल गया। तो अब देखो प्रीवियस में हमने क्या देखा था, हमने देखा था HCF ऑफ 230 एंड 184 इज इक्वल टू 46। सो कंक्लूजन क्या निकला, 46 हमारा HCF हो गया। किन नंबर का? इन तीनों नंबर्स का। इज इट क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज आज हम एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखना बच्चों, वो सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो किसी को भी स्किप प्लीज मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से हमें 3 नंबर्स मिले हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 का पैर ले लो, पहले 130 या इसको ले लो, आप किसी को भी ले सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैम हम पहले 136 170 को ही यूज करें, बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो 170 255 का HCF फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर 130 एंड 255 का HCF फाइंड आउट कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है, आप किसी का भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना कि पहले भी 130 और 170 का निकाला और दोबारा 170 और 130 का निकाल दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है, तीनों नंबर्स उसमें कवर होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले अब ये हम थोड़ा शॉर्ट वे में सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया 136 और 170, जैसा कि आपको पता है 1 टाइम डिवाइड होगा। क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा? बिल्कुल भी नहीं, रिमाइंडर आया कितना, 34। अब जब तक 0 नहीं आएगा लगाओ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हमें पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा जो भी हम बोले वो क्या होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब मुझे यहाँ देख के बताइए कि डिविडेंड क्या है। डिविडेंड देखो कितना होगा, वहां पे डिविडेंड इज 170। इसके बाद देखिए डिविजर कितना है, डिविजर होगा 136, तो डिविजर इज 136। इसके अलावा वापस से हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या बचा, हमारा क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन इज 1। तो देखिए क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन इज 1, ओके, एंड द रिमाइंडर लास्ट, द रिमाइंडर इज 34। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना, बहुत हमने शॉर्ट में इसलिए सीख रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और प्रोसीजर भी आपको पता हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है बच्चों कि आपने मैथ्स है तो बहुत से ये सोचते हैं कि मैथ्स में हमें स्टेप्स वगैरह के क्यों मार्क्स मिले।
हालांकि बात बिल्कुल सही है कि मैथ्स से स्टेप्स के मार्क्स क्यों होने चाहिए, लेकिन अगर आप बोर्ड्स एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें एक प्रेजेंटेशन पूरा हमें शो करना होता है, जिससे एग्जामिनर पर हमारा गुड इफेक्ट जाता है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे जैसे मैंने बताया रफली सॉल्व कर देंगे, ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि बच्चे बहुत बार यही गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये शॉर्ट मेथड है, बिल्कुल राइट है, लेकिन इसके पहले जो हमने पढ़ा था पूरा प्रोसीजर आपको उसी तरह से क्वेश्चन लिखना है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वापस से देखो 36 हमारा प्रमोशन कर दें, प्रमोशन कर दिया, 34 कितना क्या बन गया, 34 तो बन गया डिविजर और 136 बन गया डिविडेंड। फिर अब कौन आएगा, न्यू एम्प्लॉय आएंगे, कौन, न्यू रिमाइंडर आता है, देखते हैं क्या आएगा, तो न्यू रिमाइंडर आ गया 0, बस आ गया हमें मजा। इन दोनों का HCF पता चल गया, कितना होगा, देखो 34 होगा, क्या होगा इन दोनों का HCF 34 होगा। इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, डिविडेंड सबसे पहले हो गया डिविडेंड 136 इज इक्वल टू, देखिए डिविजर, डिविजर कितना होगा, डिविजर इज 34 मल्टीप्लाई क्वोशंट, क्वोशंट इज 4, सो द क्वोशंट इज 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर इज 0, बस ये बन गया। तो इस स्टेप का जो डिविजर है मींस 34, ये हो गया HCF। ठीक है, अब हम किस किस के बारे में निकालेंगे, 170 और 255 के बारे में बात करते हैं। पहले हमने उन दोनों का डिस्कशन कर लिया, अब हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले 255 ऑफ कोर्स ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर होगा वही डिविडेंड होगा, क्योंकि डिविडेंड की कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो डिविडेंड क्या है कि नहीं, जो सबसे ग्रेटर है मैं ही डिविडेंड बनूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है, हम स्मॉल नंबर भी ले सकते हैं, बट हम लेमा की बात करें, एल्गोरिथम की बात करें, जब हमें यहाँ सॉल्व करना है। नॉर्मल तो आप किसी को भी डिवाइड करो, आप अगर चाहें तो 5/100 भी ले सकते हैं। तो देखो 5 स्मॉल है, लेकिन वो बन गया हमारे पास डिविडेंड, और 100 था भले ग्रेटर है लेकिन फिर भी वो डिविजर हो गया, तो वो हम सॉल्व करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, डिवाइड करेंगे हम, 34 वापस जाएगा, 34 से 7 टाइम डिवाइड हुआ, तो कितना क्वोशंट कितना आया 7, रिमाइंडर हो गया 17। अब देखो आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि मैम 17 आ रहा है, 34 आ रहा है, तो मतलब ये अब पूरी फुल टाइम डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बन जाएगा। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 255, क्योंकि ये था डिविडेंड। फिर उसके बाद आएगा डिविजर, ठीक है, डिविजर इज 34। उसके बाद आएगा हमारे पास, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन इज 7, एंड आफ्टर दैट रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 7। ओके, क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, कुछ नहीं है, बस ये एक लाइन याद करो, प्रमोशन करते ही जाओ, जिसमें आपका काम खत्म, और कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा हमें इसके अंदर। आगे हम और सॉल्व करते हैं। देन 17 इज डिविजर, 34 इज डिविडेंड, डिवाइड किया 2 टाइम जाएगा, ऑफकोर्स हमें पता ही था 17 एंड 34 है तो 2 टाइम डिवाइड होगा, एंड रिमेनिंग इज 0। तो आपको क्या पता चला कि जो 17 हमारे पास होगा, बस देखो ये HCF निकला कि नहीं निकला, तो अभी मैंने बताया था इन दोनों का HCF निकला 34, ठीक है, इन दोनों का HCF निकला 17। तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर सेम हो, इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ होते हैं बड़े खुरापाती दिमाग वाले, तो वो क्या करते हैं, एक का निकल गया तो दूसरे का भी मतलब वही होगा, पहले क्वेश्चन में सेम था तो इसमें भी सेम होगा, वो लगाता है ना कुछ बहुत स्पेशल ट्रिक्स हम यूज करते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। 34, क्योंकि 34 था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर, डिविजर इज 17 मल्टीप्लाई क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना हो जाएगा, क्वेश्चन इज 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना होगा, देखो बच्चों रिमाइंडर इज 0, तो बस हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, ये बन गया हमारे पास HCF, ये HCF हो गया आपका 17। अच्छा एक चीज और कभी कभी हम भूल जाते हैं, क्या कंफ्यूजन होता है, हम ये याद नहीं रख पाते हैं कि मैम डिविजर आंसर होगा या मतलब डिविजर HCF होगा कि डिविडेंड HCF होगा। तो ध्यान रखना, डिविडेंड ऐसा लग रहा है एंड, डिविडेंड हो गया आपका एंड, तो डिविजर ही आपका आंसर होगा, ऐसे याद रखा करो, ठीक है। डिविजर क्या होगा, HCF होगा। रिमाइंडर तो बेचारा कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सिर्फ आपको जब तक 0 आ गया तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत सीधा साधा है, बस वो अपनी जगह रहता है, बस बार बार चेंज होता रहता है। उसका देखो मैंने कल भी बताया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन की हमारे पास उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है जितनी ज्यादा रिमाइंडर एंड डिविजर की होती है। डिविडेंड की तो ऑफ कोर्स होगी सही, सबसे ग्रेटर है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो बॉस है सबका, तो उसकी तो इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर देखिए HCF आ गया हमारे पास 17। ओके क्लियर है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा लेमा पे डिपेंडेंट होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, आप अगर आपकी एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में एक नेम वर्ड दिखेगा लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेकिन मैंने यहाँ पर ये वर्ड यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया, उसके पीछे एक रीजन है। अगर आपके पास कभी लिखा हुआ आता है ये वर्ड लेमा, तब तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि क्वेश्चन हमें लेमा से ही सॉल्व करना है। लेकिन कभी अगर ऐसा होता है एग्जामिनर बहुत ज्यादा माइंड यूज कर लेता है, वो सोचता है कि बच्चे को मुझे कहीं ना कहीं उलझाना है, और ऐसा हमेशा होता है, हमेशा तो नहीं कहूंगी बट हाँ 99% ऐसा होता है कि हम इजी क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन सब कर लेते हैं हम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो पूरी क्लास में कोई नहीं कर सकता वो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, हमें लगता है कि हाँ ये हमारे लिए बहुत छोटी बात है, ये हमें बहुत अच्छे से आता है, हम वहां पर उलझ जाते हैं। तो वहां पर आपको नहीं उलझना है, इसलिए मैंने ये वर्ड लेमा यूज नहीं किया। अगर इन केस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन हो या और भी कोई क्वेश्चन, वो अपनी तरफ से बनाकर भी दे सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन में एक बेस्ट पार्ट हमारे पास ये होता है कि हमें पता है आंसर क्या आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 6 + 1 6 + 3 6 + 5, तो मतलब हमें सॉल्व करके, हमें इसको प्रूफ करके हमें ये लेकर आना है। ठीक, अब बात आती है कि कैसे लेकर आना है। तो मैथ सॉल्व करने का सबसे इजी फंडा ये होता है कि जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही आप क्वेश्चन करें, मतलब उससे ही पूछें कि हाँ आपने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है और आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। आई नो बहुत ही सिली लगता है, और हो सकता है आप अपने घर वालों के सामने ऐसे करो जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, आप बैठ जाओ कि हाँ अच्छा क्वेश्चन बताओ, आप हमसे क्या पूछना चाहते हो, तो घर वाले पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाएंगे कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में है, टेंशन हो गई, घर वाले और परेशान होंगे। तो ऐसा नहीं करना, मतलब जैसे क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, उसके बाद देखो शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूरी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है कि आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, क्या आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्या आपको प्रूफ करना है, या क्या आपको आंसर लेकर आना है। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन तो मेरे फेवरेट होते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें आंसर क्या आएगा, हमें पहले ही पता होता है कि हाँ हमें यहाँ हम घर से निकले, हमें यहाँ पर पहुंचना है। अब आप कैसा भी वे चूज करो, आपको वहां पहुंचना है, लेकिन राइट वे चूज करना, रॉन्ग वे पे नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात, चलो हम क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर। अब ये 3 वर्ड हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव और इंटीजर, यानी कि ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, और जो ऑड भी हो। ठीक है, ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव भी हो, ऑड भी हो। ओके, अब उसको क्या कर सकते हैं, इज द फॉर्म ऑफ, कि वो उनको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, 6 + 1 और 6 + 3 और 6 + 5, इस वे में आप उन नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपको देखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैथ्स का सबसे फेवरेट चीज होती है लेट अस अज्यूम या सपोज दैट, बस यही हम करते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम सपोज करते हैं। ठीक है, हालांकि हम जो सपोज करते हैं उसको प्रूफ करके भी दिखाते हैं। जैसे कि हम सपोज करते हैं कि हमारी 10 सीबीएसई में हमारा स्कोर बहुत अच्छा रहे, मैथ्स में 100 मार्क्स आए, हमने सपोज किया, तो हम उसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। ये होती है मैथ्स स्टूडेंट्स। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब एक और चीज, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं, जैसे कि हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा था, अब या लेमा हमने पढ़ी थी, लेमा की बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे तो लेमा एल्गोरिथम आपको उन्हें तब यूज करना है जब आप HCF की बात करेंगे। कब यूज करना है, जब आप HCF की बात करेंगे। A = BQ + R, ये पढ़ा था, ये क्या है, बस वही आज अभी जो हमने पढ़ा है लेमा, यही तो लेमा है। लेमा की क्या खास बात होती है, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो B और R है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बेचारा A और Q तो कुछ नहीं कहता, Q तो हमारा बड़ा सीधा सिंपल है, कभी कुछ नहीं कहेगा। A है, A हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो कुछ कहता ही नहीं है, वो डायरेक्ट एक्शन करता है। लेकिन ये B और R जो है, ये बहुत थोड़े से परेशान से रहते हैं। B क्या हो जाएगा, डिविजर, और R क्या है, रिमाइंडर। तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, देखिए ये तीनों चीजें हैं, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। ये रिमाइंडर आपका है 0 आ सकता है, ठीक है, लेकिन कभी भी आपका जो रिमाइंडर है, सॉरी यहाँ पर पहले B आएगा, एक मिनट, यहाँ पर पहले इन दोनों के रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं, दोनों के रिलेशन के बारे में, कि R और B के बारे में हम बात करते हैं। रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रिमाइंडर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 0 से लेस, तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, नेगेटिव कैसे जाएगा। सो रिमाइंडर इज
आल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ये जो बी है, बी से हमारा रिमाइंडर हमेशा स्मॉल रहेगा। इस चीज को आप रट लो, अच्छे से ध्यान रख लो, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों होगा? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर किसी कंडीशन में आपका डिवीजर और रिमाइंडर सेम आ रहा है तो हम उसको आगे सॉल्व कर लेंगे ना, हम क्यों उस क्वेश्चन को वहां पर छोड़ेंगे? हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो ये आर और बी कभी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन आर की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होगी और 0 के इक्वल तो ऑफ कोर्स हो ही सकती है। अभी हमने सॉल्व की इतने सारे क्वेश्चन। तो ये जो बी है, आपको इन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट टास्क होता है इस बी को चूज करना। बी को कैसे चूज करें? अब क्या चूज करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ओनली 2 मिनट्स आप यहाँ पे देखिए, आपको पूरा क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। देखो पॉजिटिव क्वेश्चन ये था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आपको इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। अब इसको ध्यान दो, क्या आपको ये इस तरह से नजर नहीं आ रहा? अगर मैं इस लेमा को इससे कंपेयर करूं तो आपको ये सेम नजर नहीं आ रही? रिमाइंडर की जगह देखो, एक बार 1 लिखा हुआ है, एक बार 3 है, एक बार 5 है, क्यू की जगह क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है, एंड बी की जगह 6 6 6 लिखा हुआ है। ध्यान रखना, बी की वैल्यू हमारे पास 6 लिखी हुई है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? दैट बी इज इक्वल टू 6। ये कंक्लूजन निकल गया, b इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। जस्ट बिकॉज ऑड ही लेना था कि मैम a क्यों लिया? अब a इजी था, a ले लिया, b c के साथ a अच्छा लग रहा था, आप p q r ले सकते हैं, x ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। बट मोस्टली हम x y z a b c p q r ये यूज करते हैं। अगर आप यहाँ मिलेंगे लेट ले लिया आपने, ओ ले लिया, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये क्या ले लिया हमने। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। कहाँ से पता चला? ये यहाँ से पता चला। ध्यान से देखो, यहाँ से पता चला कि q का जो मल्टीपल होता है वही क्या होता है? वही b होता है, b इक्वल टू 6। अब जब b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? आप खुद सोचिए इसके बारे में। जब मैंने आपसे ये कहा r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है, और b से हमेशा लेस रहेगी, b के कभी इक्वल नहीं रहेगी। जब b आपका 6 है तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, बस r की वैल्यू ये होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, नॉर्मल सी बात है, कोई इसमें कोई हार्ड थिंग नहीं है या कोई ऐसा ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। तो इसको देखो, हम r की वैल्यू लिखेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें मिलता है। अब देखो एल्गोरिथम ही ऑफ कोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तभी हम r के बारे में बात करेंगे। a इक्वल टू 6q प्लस r, ये हो गई एल्गोरिथम। b की वैल्यू हमें 6 पता चल गई यहाँ से, और r की वैल्यू क्या हो गई? r की वैल्यू मैंने जैसा बताया था ना, इससे कंपेयर कीजिए, r इज लेस देन b। अभी हमने बताया था r यहाँ पे 6 से लेस देन होगा नहीं होगा? होगा, बस और कुछ भी नहीं है। ये काम करो, अप्लाई करो, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व। देखिए तो r की पॉसिबल वैल्यूज की क्या क्या होंगी? 0 1 2 3 4 5। 6 को मत ले लेना, ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ, 6 को भी ले लो, 6 को नहीं लेना है, 0 को इंक्लूड करना है, और जो b है तो उसको नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं ये मानूं तो बताइए, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूं तो a क्या क्या बनेगा? a की वैल्यू बनेगी मेरे पास 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। इसको यहाँ से थोड़ा हम रिमूव कर देते हैं तो ताकि आपको ये इजीली विजिबल हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई? b का जो कंपैरिजन था, तो b का कंपेयर हमें किस तरह से b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो समझ में आ गया। लेमा आपको बहुत अच्छे से पता है, लेमा क्या होती है इजीली आप जानते हैं। तो देखिए ये इतनी सारी हमारे पास b की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन ने ये बोला है कि आपका कोई भी ऐसा इंटीजर जो पॉजिटिव हो और ऑड हो, तो जो a है आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो अब मुझे इतनी सी बात बताओ, ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉर्मल अगर मैं पूछूंगी तो आप इसका आंसर देंगे कि मैम जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो इवन होते हैं और जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है वो ऑड होते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन हम यही बोलेंगे। तो अब मुझे बताइए, इस 6 को मैं 2 into 3 नहीं लिख सकती क्या? लिख सकती हूँ ना। 6 को मैं ऐसे नहीं लिख सकती क्या? यहाँ पे मैं ऐसे लिख दिया मैंने 2 into 3q। बताइए क्या मैंने कुछ रॉन्ग लिखा है? बिल्कुल नहीं, मैंने सेम लिखा है। तो आपको ये पता चल गया कि ये 3q जो है ये 2 का मल्टीपल है, तो ये पूरा नंबर आपका इवन होगा या नहीं होगा? होगा।
कुछ भी मैंने गलत बोला या कुछ मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया क्या? बिल्कुल नहीं बोला। 6q हमारे पास इवन होगा। तो जब इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो वो ऑड बनता है कि नहीं बनता है? 8 आपका इवन नंबर है, 8 में जैसे आप 1 ऐड करेंगे तो वो 9 बन जाएगा, और 9 आपका ऑड होता है या नहीं होता? होता है। फिर ये बन गया 9। जब इसमें वापस से आपने 1 ऐड किया, या फिर आप ये बोलोगे कि इवन नंबर में अगर आप 2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 8 में 2 ऐड करोगे 10, 10 इवन होगा कि ऑड होगा? इवन होगा ना। तो बस इतना सा ही आपको देखना है कि कौन इवन है और कौन सा ऑड है। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार। यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि हमारा आपको कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ध्यान रखना बच्चों कि जैसे तरह से आपको लिखाया जा रहा है आपको उसी तरह से अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। आपके शॉर्ट नोट्स बनाने में हमेशा यही बोलती हूँ कि अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। आपके नोट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही आपको एग्जाम टाइम पे रिविजन में हेल्प करेंगे। अगर आप अभी से नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपने वीडियो देख ली तो सीरियसली वो वीडियो को देखने का कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। आपको अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे आपको लर्न नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा। फिर पता है आपको क्या याद आएगा? मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखोगे, अरे ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन तो मुझे पता है, क्वेश्चन मुझे याद है, बस इसका सॉल्यूशन नहीं याद। होता है ना, ये क्वेश्चन तो मैंने वहां पढ़ा था, ये क्वेश्चन तो मुझे याद है। हाँ, तो वो होगा कि आई नो द क्वेश्चन बट आई डोंट नो द सॉल्यूशन, ये वाला रीजन होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना। नोट्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर कीजिए। पूरा वीडियो लेक्चर 1 सिटिंग में ही आपको देखना है, ऐसा नहीं थोड़ा आप देख लें फिर उसके बाद आप कुछ देखें। कुछ चीजें हैं तो कुछ डिसिप्लिन आपको ही शो करना है। यूट्यूब पे आपका कंटेंट है तो ये हमें भी पता है कि यूट्यूब है तो वहाँ पे बहुत सारे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। तो उन सबको अवॉइड करके खुद में एक ठहराव लेकर आओ, तभी आप आगे जिंदगी में सक्सेस हो पाओगे, वरना आप लाइफ में कभी भी सक्सेस गेन नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो देखो चलो आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। यहाँ से हमें पता चल गया दैट 6q इज सम इंटीजर। q तो कुछ इंटीजर थे, हमें पता है, हमने अभी देखा भी था। तो देखो जो 6q है, 6q इज इवन, बता दिया मैंने कंक्लूजन क्यों इवन है। फिर देखो बात करते हैं 6q प्लस 1। अब 6q प्लस 1 क्या है? ऑड है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑड क्यों है। 6q प्लस 2 तो ये भी हमारे पास इवन है, क्यों है? अभी मैंने बताया था ना, अगर आप देखोगे इसमें से अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा? 3q प्लस 1। 3q प्लस 1 को कुछ भी मानो, q इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, q भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करके पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। बस वही तो आपको ध्यान रखना है। 6q plus 3 is odd, 6q plus 4 is also even and 6q plus 5 is odd। आगे बात समझ में, ये इवन ऑड का खेल खेल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए सिंस, क्योंकि a is odd and q is some integer, क्योंकि a तो आपका odd है और q some integer, q भी कोई इंटीजर है। तो अब हम क्या करेंगे? हम नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे? देखो मैथ्स में ये चीज बड़ी काम आने वाली है, नेग्लेक्ट करने वाला। जो चीज आपके काम की नहीं है नेग्लेक्ट करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी नेग्लेक्ट आप करें, ऐसा आपको नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स होती हैं, तो हमें जो वर्क यूज के लिए होती है, जो हमारे लिए यूजफुल होती है, हम उनको यूज कर लेते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स होती है जिनसे हमारी कैलकुलेशन या कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, मोस्टली हम सीरीज में सॉल्व करते हैं, तो आगे पढ़ेंगे इनके बारे में भी। वी नेग्लेक्ट, अब हम क्या नेग्लेक्ट करें भाई? जब मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो आपका ऑड है, क्वेश्चन ने बार बार बोल रहा है कि ए इज ऑड, तो फिर आप इवन नंबर को क्यों काउंट कर रहे हो इसमें? ये ऑड है, ऑड और इवन कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या? ये तो सारी पॉसिबिलिटी थी कि ए की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप सारी चीजें ही हाँ भाई सही हो। ऐसा नहीं करते। हम कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं, हमें क्लॉथ्स चाहिए तो हम ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि हम सब कुछ को परचेस कर सकते हैं। कुछ कंडीशन हमारे पेरेंट्स लगा देते हैं कि भाई ये आपका बजट हो गया, इससे ओवर आपको नहीं जाना है। ऐसी कंडीशंस होती हैं या नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। देखो सिंस a इज ऑड एंड q इज सम इंटीजर, वी नेग्लेक्ट, हम नेग्लेक्ट करेंगे 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? ये इवन है, ये इवन हो गए। तो अब मुझे बताओ a की वैल्यू क्या क्या बची? जब मैंने इसको हटा दिया, ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया और ये भी मैंने हटा दिया, तो अब क्या क्या बचा? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। और यही तो क्वेश्चन ने पूछा था। देखो मैंने क्या कहा था, जहां से हमें पता होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है। क्लियर है? तो हमने कंक्लूजन निकाल लिया, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म
6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर होगा तो इस फॉर्म में जरूर होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अगर ये क्वेश्चन वो आपको घुमा दे इवन के लिए, अगर मैं ये क्वेश्चन पुटअप कर लूं, ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि बताइए इवन के लिए क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी हमने यहाँ पर इवन नंबर को नेगलेक्ट किया, अगर हमें इवन ही चाहिए तो हम ऑड को नेगलेक्ट कर देंगे, बस बात खत्म। ऑड को नेगलेक्ट किया तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? बहुत इजी है, तो बिल्कुल भी आप इसको परेशान नहीं होना इस चीज को लेकर कि ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही। इजी है, इजी गोइंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पता है 2 मिनट का सॉल्यूशन है, लेकिन मैं इसमें आपका थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम करूंगी, ठीक है? क्यों करूंगी? तो देखो, क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों नंबर जो दिए हैं उनका HCF निकालना है। ठीक, मैंने ये बता दिया, आपको समझ में आ गया। आप बोलोगे मैम हम ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, क्वेश्चन मैं करवाऊंगी और बहुत टाइम लेकर करवाऊंगी। क्यों करवाऊंगी? देखो, HCF का तो मैंने बोल दिया, लेकिन HCF हमें क्यों फाइंड आउट करना है, इसका रीजन भी तो हमारे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका रीजन भी तो हो। जब हमें रीजन ही नहीं पता कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, तो हम क्यों करें? हम स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है हमें आगे सक्सेस गेन करनी है। जब हमें पता है कि ये काम करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो हम क्यों करेंगे उस काम को? तो इसलिए पहले हमें आंसर पता होना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, मतलब एक आर्मी का सेना की जो टुकड़ी होती है वो है जिसको एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है परेड में। परेड्स के बारे में सब जानते हैं, अब तो सब जानते हैं, मोबाइल फोन का सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर, 32 मेंबर हैं, और यहाँ पर कितने मेंबर हैं? 616 मेंबर। ध्यान रखिएगा, बस ये काम की चीज है हमारी, ये और ये। इसका HCF निकाला, क्वेश्चन सॉल्व। मैंने क्या कहा? 2 मिनट का सॉल्यूशन है, 2 से आप 3 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, क्योंकि अब आपको HCF फाइंड आउट करना आ चुका है। लेकिन हम इसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो बच्चों, तभी आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगी। अगर आप रटने की कोशिश करोगे फिर वही होगा एग्जाम में, कोई मुझे 1 लाइन अगर बता दे तो मैं पूरा क्वेश्चन याद कर लिया, पूरा क्वेश्चन में सॉल्व कर दूं, वो आपको नहीं करना है। सबसे पहले देखो, इस तरह से हमें यहाँ पर एक डायग्राम हमें गिवन है, इस तरह से एक परेड है। तो अब आपको क्या करना है? बस इन दोनों को ऐसे अरेंज करना है कि दोनों में कॉलम सेम रहे। ठीक है, क्या सेम रहे? दोनों में कॉलम सेम रहे। तो यहाँ हमने बैंड के बारे में लिख दिया और यहाँ हमने मेंबर्स के बारे में लिख दिया। अब देखो, अब हम दिमाग लगाते हैं कि ठीक है, दोनों को दो 2 कॉलम्स में अगर हम डिवाइड कर दें, काम चल जाएगा क्या? करके देखते हैं। देखिए, 2 कॉलम्स हमने चूज किया। अब जैसे कि हम 2 कॉलम में अरेंज कर रहे हैं, तो उनको 2 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर मैं कहूँ इन्हें 2 कॉलम में डिवाइड कर दो, तो आप क्या करोगे कि आधे इधर हो जाओ, आधे इधर हो जाओ। अब आधे कैसे निकालोगे? हाफ कैसे करोगे? 2 से डिवाइड करके तो हाफ करोगे। ने 2 से डिवाइड किया तो ये कितने हो गए? 16। इसी तरह से यहाँ पर कितने हो गए वैल्यू? 308 एंड 308। 2 में कर दिया, ठीक है। फिर हमारे एक और ने आइडिया बताया कि मैम 4 में करके देखे तो, मैम 3 में करके देखे तो 3 में डिवाइड नहीं कर सकते हो। क्यों? देखो, ये आपके इवन नंबर है, 3 आपका ऑड नंबर है। दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका फुल टाइम डिवाइड नहीं जाएगा, डेसिमल में आंसर आएगा। और डेसिमल में कैसे डिवाइड करोगे? हाँ, कि हाफ उधर रह जाएगा और हाफ को इधर कर देंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हमने 3 का ऑप्शन नहीं लिया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसको समझा करो कि ये चीज हमने क्यों यूज नहीं करी है और 2 ही हमने क्यों यूज किया। 2 की जगह हम 3 भी ले सकते थे। अब 3 के बाद हम 3 की जगह डायरेक्ट हम क्या लेंगे? 4 लेंगे। तो देखो, ये इस चीज का कंक्लूजन ये निकला कि 2 जो है, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 616। 2 दोनों को कॉमन फैक्टर है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब आगे चलिए, हम 4 कॉलम लेते हैं। कितने कॉलम में अरेंज करेंगे? हम इन्हें 4 कॉलम में हम अरेंज करते हैं। तो 4 से डिवाइड करूं, किसे डिवाइड करूं? 32 को डिवाइड कर सकते हैं हम 4 से। ओके, जैसे डिवाइड करोगे तो ये कितने कॉलम में हो गए? देखो, 8 8 8, मतलब 1 लाइन में 8 मेंबर हो गए। इधर भी 8 मेंबर्स, इधर भी 8 मेंबर्स, इधर भी 8 मेंबर्स, और उनके पीछे आर्मी चल रही है। इसको भी डिवाइड करते हैं तो ये कितने? 154 में ये डिवाइड हो जाएगा। अब फिर वापस से हमारे पास आइडिया आता है, मैम हम इनको 6 में करें तो। पर अब मुझे एक चीज बताओ, क्या 6 से करोगे फुल टाइम डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा ना, कि मैम 7 से 6 भी तो मैम इवन ही है और ये भी इवन है। पर इवन है तो पर ये डिवाइड करके देख लो, क्या ये आपस में डिवाइड हो पाएगा? 32 को ही कर लो, क्या फुल टाइम डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब 6 भी हम यूज में नहीं ले सकते। मैम 7 के बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते। 8 ले गया, 8 से देखो मैम डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन से फ्री होने के लिए हमें क्या करना है? बस HCF निकालना है।
कि ऐसी कंडीशन हमारे पास ना हो। हमें क्या चाहिए, फैक्टर निकालना है, ऐसा कॉमन फैक्टर कि हाँ 8 आ गया तो हम 8 इनको कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, 10 आ गया, 10 तो नहीं आएगा, खैर 8 ही आएगा, पर उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, जो भी अगर कोई आंसर है उसमें डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? ठीक है, अब इधर आगे देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया, इसका मतलब है दैट 4 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 616, लेकिन हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम के बारे में बात कर रहा है। ध्यान रखना, जब भी मैक्सिमम के बारे में बात करी जाती है हम HCF ही फाइंड आउट करते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। और जब भी मिनिमम के बारे में बात करते हैं, अब क्वेश्चन को पढ़ना पहले, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं हमेशा ऐसा होता है, बट क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि मिनिमम होगा तो लीस्ट बोलेंगे, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, LCM, और HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अगर मैक्सिमम बोलेंगे तो हाईएस्ट ही हम यूज करेंगे। देखिए हमने क्या लिखा, वी वॉन्ट टू अरेंज इन मैक्सिमम कॉलम। देखो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ हम समझा रहे हैं। मैंने क्या कहा था, सॉल्यूशन 2 मिनट्स का है, लेकिन मैं आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम करूंगी, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं। कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा आपके क्लियर होंगे उतने ही ज्यादा आपकी मैथ्स अच्छी होगी। दैट मीन फाइंड मैक्सिमम दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 616, इनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम फटाफट से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट हमें सब इजीली समझ में आ गए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे इनके, तो फटाफट से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी सेलेक्टेड इन सच ए वे दैट इट मस्ट बी मैक्सिमम एट मस्ट डिवाइड बोथ द नंबर। मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए, या तो आप 8 कॉलम ले लो, 13 तो नहीं होगा, 12 ले लो, 12 भी नहीं होगा, वैसे आंसर 8 ही होगा, बट कुछ भी हम अज्यूम कर सकते हैं। डिवाइड, दोनों को डिवाइड करने चाहिए, यानी कि इन दोनों का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। बताइए दोनों में से ग्रेटर कौन है, 616 इज ग्रेटर देन 32, ग्रेटर है, लेमा लगाएंगे, लेमा लगाएंगे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब सॉरी एल्गोरिथम यूज करेंगे, ठीक है, एल्गोरिथम यूज करेंगे। लेमा और एल्गोरिथम में कंफ्यूज मत होना, लेमा एक स्टेटमेंट है और एल्गोरिथम उस स्टेटमेंट से HCF निकालने का एक तरीका है, ये बस दोनों का डिफरेंस है। ओके, चलिए हम सॉल्व करते हैं। डिविडेंड डिविजर का तो आपको पता चली कि हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा 1 नहीं होगा, अभी हम आगे और सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, तो आप ऐसे मत, हाँ एक चीज और, यहाँ पर ये मत कर दीजिएगा कि ये सॉल्व किया मैम ये आ गया, हम आगे से यहाँ कर दें, 296 हमारे पास रिमाइंडर हो गया। तो मैंने अभी ये इसीलिए मैंने कहा था कि रिमाइंडर कभी भी आपके डिविजर से बड़ा नहीं होता है, और ये चीज आपको पता है अच्छे से, लेकिन फिर भी इतनी छोटी सी चीज में भी हमसे गलती होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हमें ये चीज तो मुझे बहुत अच्छे से आती है, इजी है, कुछ नहीं है, मैं ऐसे कर लूंगा, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए हम फटाफट से पढ़ लेते हैं, बहुत टाइम कंज्यूम हो गया। रिमाइंडर हो गया 8, ठीक है, देखो मैंने कहा था वैसे 8 ही आंसर आएगा, अब आगे देखना 8 ही आएगा। अब पता है हमें एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब तक तो याद हो गया होगा, इतनी बार बोल बोल के, घर वालों के सामने बोलो बार बार, घर वालों को भी याद हो जाएगा, इतनी इजी सी लाइन है। 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लस 19 प्लस 8। इस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, करो प्रमोशन करेंगे, रिमाइंडर को बनाया डिविजर, डिविजर को बनाया डिविडेंड, और डिविडेंड को रिटायर कर दो। नाउ कंसीडर डिविजर 8 एंड डिविडेंड 32। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं आगे। ये हमने 8 ले लिया, ये हो गया 32, 4 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0, बस 0 ही तो चाहिए था। कहाँ चाहिए? रिमाइंडर में 0 चाहिए, लेकिन मार्क्स में 0 नहीं चाहिए। मार्क्स में भी 0 चाहिए, लेकिन वो 1 के पीछे हो तो ही अच्छा लगेगा, मतलब 100, ठीक है, एक 0 से काम नहीं चलेगा, डबल 0 हमें चाहिए, 1 के बाद चाहिए। ऐसा नहीं करना कि तुम डबल 0 बोलो कि मैम ने बोला था कि डबल 0 चाहिए, डबल 0 ऐसे नहीं चाहिए बच्चा। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लगाया, वी गेट, हमें मिला 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 पर 0, सिंस रिमाइंडर इज 0, HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। तो हमें ये पता चल गया कि हम मैक्सिमम कितने कॉलम बना सकते हैं, 8। वैसे हम उससे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन छोटे नंबर में तो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो हमें नहीं पता चल पाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको वो बताया कि ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, इस चीज की वजह से आपको HCF निकालने की जरूरत हुई। आप वैसे भी करोगे तो कोई वो नहीं होता, हालांकि वो रॉन्ग वे है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन में पैटर्न होता है तो पैटर्न आपको फॉलो करना जरूरी होता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपको लेमा से आपको क्या फाइंड आउट करना है? टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर आपको करना है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन हम क्यूब वाला भी अभी सॉल्व करेंगे, इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसमें हम क्यूब करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ना क्यूब किया ना स्क्वायर किया, वो एक सिंपल लीनियर था। आइदर और द फॉर्म कि या तो वो 3m होगा,
ठीक है, या फिर 3m+1 होगा किसी इंटीजर m के लिए। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि b की वैल्यू आपको क्या लेनी होगी। देखो b यहाँ पे आपको इससे कंपेयर करो, b है तो 3 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, b की वैल्यू 3 होगी या नहीं होगी, होनी चाहिए ना b की वैल्यू 3, पता चल गया, इजी सी बात है कि b समझ में आ गया। a तो हम अज्यूम कर ही लेंगे, तो सबसे पहले देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या हम x ले लिया, ठीक है, वो ऐसे परेशान हो गए तो हमने x ले लिया, b ले लो। अब b तो आपका 3 रहेगा ही रहेगा, ये b तो आपका 3 रहेगा, क्यों रहेगा, यहाँ से कंक्लूजन निकला ना, जो भी इसका m है q है इनके मल्टीपल्स होते हैं उसको हम b अज्यूम करते हैं। पीछे के ये जो बनेंगे ये आपके रिमाइंडर बनेंगे, क्या बनेंगे, रिमाइंडर। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम की जगह यहाँ पर हम लेमा वर्ड यूज करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एल्गोरिथम की जगह आप इसका लेमा वर्ड यूज करना, क्यों, क्योंकि लेमा यूज कर रहे हैं, एल्गोरिथम तो आप HCF के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पे एल्गोरिथम की जगह ना बच्चा आप इसको लेमा बोलिएगा। ठीक है, एल्गोरिथम की जगह आप क्या यूज करेंगे, लेमा वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा लेमा। ओके, लेमा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वी गेट x इक्वल टू 3q+r, b की वैल्यू 3 थी, q ले लिया, आगे मैम m था, क्यों लिया, अभी देखना, क्योंकि हमें स्क्वायर करना पड़ेगा तो फिर हमारा वापस m ही आ जाएगा। स्क्वायर वाले में क्यूब वाले में थोड़ा आपको चूज करने में ध्यान करना है कि m है तो कुछ और ले लो, सेम मत लो, सेम लोगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी हमारे पास, वैसे गलत नहीं होगा पर थोड़ा सा इशू हो जाएगा। r की वैल्यू तो पता है कि 0 से 3 के बीच में होगी, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। द पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे, 0 1 2 3 नहीं होगा, हमें पता है बहुत अच्छे से। x इक्वल टू 3q और 3q+1 और 3q+2, 3q+3 को मत ले लेना, पहले भी बताया था 3q+3 को आपको नहीं लेना है, क्यों, 3 के इक्वल नहीं हो सकता है रिमाइंडर। फटाफट से सॉल्व करेंगे। केस 1 फर्स्ट कंडीशन हमने सॉल्व करी, इफ x इज इक्वल टू 3q, अगर आपके x की वैल्यू 3q है, क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर तो आपको स्क्वायर करना होगा, तो चलो स्क्वायर करते हैं। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, स्क्वायर पे करते टाइम ध्यान रखना, गलती मत करना कि ओनली q पे स्क्वायर लगा दो 3 पे नहीं लगा, दोनों का स्क्वायर है। हमने लिखा 9q स्क्वायर, क्या मैं 9 को 3 इंटू 3q स्क्वायर नहीं लिख सकती, क्या लिख सकती हूँ ना, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, 9 को हमने 3 इंटू 3 लिखा, ऐसा क्या हमने रॉन्ग लिख दिया, नहीं लिखा। तो अब ये जो 3q स्क्वायर है ये, इससे आपको m अज्यूम करना है कि मैम m क्यों अज्यूम कर लिया, हम क्यों अज्यूम करें, हमें क्या मतलब है m से। तो बेटा क्वेश्चन को देखो, आपको 3m की फॉर्म में लाना है, मतलब m आपके पास कोई इंटीजर है, ऐसा इंटीजर जो 3 का मल्टीपल हो। अब मुझे बताओ 3 भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, q का स्क्वायर करोगे तो भी इंटीजर मिलेगा, स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो ये इंटीजर की जगह मैं m ले लूं, हम अज्यूम कर सकते हैं, हमने सपोज किया कि उसकी जगह हम इसको m मान लेते हैं। जैसे कि मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है 3 इंटू, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, ये 3 इंटू 7 स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, 7 स्क्वायर। तो ये पूरा आपका इंटीजर है ना, तो मेरे को अब ये चीज मेरे काम नहीं आ रही है, मेरे लिए यूजफुल नहीं है, यूजफुल नहीं है तो हमने इसको ऐसे अज्यूम कर लिया कि चलो इसको हमने 3m ले लेते हैं, क्योंकि हमारे यूज में नहीं है, ये चीज नहीं है तो इसको आप m अज्यूम कर लो। जो हमें चाहिए, देखो हमें सेल्फिश बनना है, हमें सेल्फिश कब बनना है, क्वेश्चन करते टाइम, हमेशा सेल्फिश नहीं होना, सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सेल्फिश बनना है। कैसे सेल्फिश बनना है, क्वेश्चन में देखो आपको क्या प्रूफ करना है, क्या सॉल्व करना है, जिससे आपको काम है उसी चीज को रखो, बाकी किसी सब चीजों को हटा दो। हमें यहाँ पे चाहिए था कि मेरे को 3m चाहिए, मेरा दिमाग यहाँ पे चला कि इसको मैं m मान लेता हूँ, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो 3m हो गया, बस हो गया हमारा काम। क्वेश्चन करते टाइम हमें क्या बनना है, सेल्फिश बनना है, ध्यान रखिएगा, ऐसे सेल्फिश नहीं होना, ठीक है, हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए, सेल्फिश कभी भी नहीं होना चाहिए इंसान को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, ये समझ में आ गया। अब इसी तरह से इसको हम सेकंड वाला पार्ट लेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे आपने स्क्वायर किया बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q। अब 6 कहाँ से आया ये मत पूछना, 2ab लगाया तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही रहेगा। 1 का स्क्वायर था, डायरेक्ट मैंने 1 लिख दिया। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या चाहिए, +1 चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो ये +1 तो मेरा आ गया, आ गया। इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूं कि मैम 3 क्यों कॉमन ले रहे हो आप, साथ में q भी तो ले लो, मुझे q चाहिए ही नहीं, मुझे तो देखो बाहर ओनली 3 चाहिए, बाकी जो सब रहेगा उसका मल्टीपल उसको मैं m अज्यूम कर लूंगी, ठीक है। तो मुझे ओनली क्या चाहिए, मुझे ओनली 3 चाहिए, m से ये बाकी का जो q है ना, क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन बेचारा बहुत सीधा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है डिविजन और रिमाइंडर से, यही बड़े परेशान करते हैं। डिविडेंड तो
बॉस है वो, बॉस से हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस पूरे को, क्योंकि जब ये पूरा इंटीजर है तो इसको भी हम क्या अज्यूम कर लेंगे, m अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम कर लेंगे, m फॉर सम इंटीजर m वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है बच्चों? अब आगे देखो, इसी तरह से हम इसका एक और पार्ट सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 3q प्लस 2 स्क्वायर किया, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब वापस से देखो 4 है, मुझे क्या करना है, मुझे सब में से 3 तो कॉमन लेना ही लेना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम 9 कॉमन लेंगे और जो हमें लेना है वो हम कैसे भी करके लेके रहेंगे। जैसे हमने सब में से 3 कॉमन लिया, पर ये 4 बड़ा दिक्कत कर रहा है, तो 4 को मैं 3 प्लस 1 नहीं लिख सकती क्या? लिख सकते हैं, मैथ्स है, मैथ्स की हमारे पास जो फैसिलिटी है, जो ऑपरेशंस हैं, तो उनको यूज करो ना। यूज करने के लिए 4 को हमने 3 प्लस 1 लिखा। अब इसमें से देखो, इसमें से आपने क्या कॉमन ले लोगे, 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया और 1 प्लस हमारा एक्स्ट्रा चल रहा है। 3 भी इंटीजर, q भी इंटीजर, q का स्क्वायर भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, q भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर और सबको ऐड करेंगे तब भी इंटीजर। इंटीजर क्योंकि क्या होते हैं, इंटीजर के बारे में आपने देखा ना, क्लोजर प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी क्लास 8 में, कि उनको ऐड करेंगे तब भी आपको इंटीजर ही मिलते हैं। तो बस देखिए, वो भी पॉजिटिव है, नेगेटिव की तो बात ही नहीं है। तो अब हमने इसको लिख लिया 3m प्लस 1, जहां पर m क्या है, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब ध्यान से सुनिए, इसको सॉल्व किया मिला 3m, इसको सॉल्व किया मिला 3m प्लस 1, इसको सॉल्व किया मिला 3m प्लस 1। बस इनके अलावा कुछ और मिला क्या, कि मैम आपने इसके अलावा कुछ और सॉल्व किया क्या? तो r की वैल्यू हम 2 से ज्यादा कुछ ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि b इज इक्वल टू 3 और r की वैल्यू कभी भी b से ग्रेटर नहीं हो सकती है। तो बस हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब लास्ट लाइन आपको जरूर अच्छे से मेंशन करनी है, ऐसे मत छोड़ देना कि यहाँ तक कर दोगे तो फिर एग्जामिनर भी कहेगा ठीक है बेटा यहाँ तक किया, मैं भी यहाँ से खत्म। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज either और द फॉर्म 3m और 3 प्लस 1 या 3m प्लस 1, क्या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा फॉर सम इंटीजर m। 1 को ध्यान से सुन रखना, क्योंकि ये 1 को इसलिए अलग से लिखा हुआ ताकि आपको पता लगे कि हाँ 3m प्लस 1 है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमें सॉल्व करना है, देखो वापस से आ गया, मैंने क्या कहा था वही आ जाएगा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर ये वर्ड नहीं दिया गया है कि आपको लेमा यूज करना है, तब भी आपको ये क्वेश्चन लेमा से ही सॉल्व करना है, ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन में मैंने इसलिए वर्ड नहीं लिखा था ताकि आपको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की हैबिट हो जाए। तो देखो क्या करना है, क्यूब, अब मैंने कहा था ना स्क्वायर निकाला, अब हम क्यूब निकालेंगे। क्यूब की जगह अगर कुछ और करता ना तो आप वो भी कर सकते हो, स्क्वायर करके उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर। ऐसे क्वेश्चन भी हम आगे सॉल्व करेंगे, ताकि लेमा के क्वेश्चंस तो हमारे ऐसे हो जाए कि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे हमारा रॉन्ग बिल्कुल भी ना हो। इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब मैं यहाँ पर एक गलती करूंगी। गलती क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू 9 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9। लेकिन हम b की वैल्यू 9 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, आप खुद सोचो। b की वैल्यू अगर आपने 9 ली, कितने केसेस बनेंगे, 8 केसेस बनेंगे। केसेस तो 9 ही बनेंगे। b की r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इतने सारे केसेस सॉल्व करते करते हमारा कितना टाइम कंज्यूम होगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो थोड़ा स्मार्टली हमें वर्क करना है। देखो यहाँ पर है 9, आपको पता है 9 जो है 3 का फैक्टर है कि नहीं है? तो मैं यहाँ पर b की वैल्यू क्या लूंगी, 3 लूंगी। क्यों? क्योंकि 3 इज द फैक्टर ऑफ 9। तो अब ये क्वेश्चन आएगा, मैम पहले हमने एक 6 वाला क्वेश्चन किया था तो आपने वहां पर ऐसा क्यों नहीं लिया, आपने 2 या 3 क्यों नहीं लिया? उनका फैक्टर था ना, तो b की वैल्यू आप 2 या 3 ले लेते। तो वहां पर लेने के पीछे रीजन था, क्योंकि वहां पर ना मुझे स्क्वायर करना था ना मुझे क्यूब सॉल्व करना था, लेकिन यहाँ पर मुझे क्यूब सॉल्व करना है। तो जैसे ही अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पर 3 लूंगी, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। क्या 27 में से मैं 9 कॉमन नहीं ले सकती? ले सकती हूँ ना। बस इसलिए हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए तो हम यहाँ पर b की वैल्यू क्या चूज करेंगे, 3 करेंगे, किसकी जगह, 9 की जगह। इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इसके बाद चलो, सबसे पहले हमें पता है लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट हम मैथ्स वाले हैं, हम तो मानेंगे, सपोज करेंगे a हमने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया एंड b इक्वल टू 3। क्यों लिया? क्योंकि b इज ए फैक्टर, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 9। यहाँ तक कोई डाउट? इजी है, कुछ भी नहीं है। सेम प्रोसेस है जो अभी पहले करना था। 2 मिनट्स में आपका फटाफट से सॉल्यूशन हो जाएगा, ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। देन by Euclid division algorithm a equal to 3q plus r and possible value of r 0 1 2। क्यों? क्योंकि बस ये बात को अच्छे से ध्यान रख लो, r की वैल्यू कभी भी b के ग्रेटर या b के इक्वल नहीं होगी। r हमेशा b से छोटा है तो हमेशा छोटा ही रहेगा।
हमेशा दब के रहेगा, उसकी वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। अब ये लेमा, ये हमें पता है लेमा, सॉरी यहाँ पर आप हमें लेमा वर्ड यूज करना चाहिए था, ठीक है, एल्गोरिथम की जगह हम यहाँ पर लेमा वर्ड यूज करते हैं, लेमा क्योंकि ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है, लेमा। ओके, तो लेमा को ध्यान रखिएगा आप, थोड़ा एल्गोरिथम को थोड़ी देर के लिए भूल जाना, लेमा याद रखिएगा। a इक्वल टू 3q प्लस r एंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, ये हो गई। अब अगर आप यहाँ 9 लेते तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस क्वेश्चन में आपको मिनिमम 10 मिनट लग जाते हैं आपको सॉल्व करने में, 10 नहीं तो 7-8 मिनट तो आपके कंज्यूम होते होते, जबकि ओनली 3 मिनट का क्वेश्चन है, 3-4 मिनट नहीं, इससे ज्यादा नहीं लगे आपको एग्जाम में सॉल्व करने में। चलिए देखिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सो a इज इक्वल टू 3q, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। अब पहली कंडीशन लेते हैं, केस 1, a इज इक्वल टू 3q, a क्यूब कितना हो जाएगा, 3q होल क्यूब, ये हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, क्यूब करना है, तो दोनों साइड हमने क्या किया, क्यूब किया। अब 3q है तो ये देखो मैं थोड़ी स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट लिखी है, डायरेक्ट क्यों, क्योंकि अब ऑफकोर्स इतनी स्टेप्स तो हम थोड़ी कैलकुलेशन तो हमें आती है। 3 क्यूब कितना होता है 27, एंड 27 को क्या मैं 9 इंटू 3 नहीं लिख सकती, क्या मैंने कुछ रॉन्ग लिख दिया, नहीं लिखा। मैं हमने 9 को ही ब्रैकेट के बाहर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ देखो 9 हमें ब्रैकेट के बाहर चाहिए, अंदर जो क्वेश्चन बनेगा उसको तो हम m अज्यूम कर लेंगे, जैसा कि हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था ना, जो भी वो इंटीजर बना था हमारे काम का नहीं था, m मान लो, इसीलिए मैंने यहाँ पर q लिया, यहाँ पर m था तो यहाँ मैंने q लिया, q की जगह a ले लेते, b ले लेते, कुछ भी ले सकते थे आप, a तो हमने ले रखा है, b ले सकते थे, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सॉल्व किया, ये क्या है हमारे पास, कुछ इंटीजर है, वेर m इक्वल टू 3q, क्यूब इज एन इंटीजर, तो a क्यूब बन गया हमारे पास 9m की फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए केस सेकंड, a इक्वल टू 3q प्लस 1, तो वापस से हमें क्या करना है, दोनों साइड क्यूब रूट करना है, सॉरी क्यूब करना है, और क्यूब का फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से पता है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस b। इसी को आप एक्सटेंड करके भी हम अलग अलग वे में लिखते हैं ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी हम लिखते हैं, तो दोनों वे में आप इसका फॉर्मूला हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व किया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस b। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना, ये 1 है ना 1, इसको आप क्या करो, थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए पीछे बैठ जाओ, आपको हम बाद में बुला लेंगे। ये थोड़ी देर के लिए हमने इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया, जस्ट बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव, वी नो दैट वेरी वेल, एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। वापस से ये था तो मैंने इसमें से 9 लिख लिया, अब देखो 3 मल्टीप्लाई 3 9 क्यों हो गया कि नहीं हो गया, क्या मैं इनमें से 9 कॉमन ले लूं, क्यों, 9 ही हमें चाहिए, जो चाहिए हम वही लेंगे, जो नहीं चाहिए वो नहीं लेते। 9 कॉमन लिया, अंदर ये रिमेनिंग रह गया, और प्लस 1 बेचारा ऐसे का ऐसे ही चल रहा है, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 दिस प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर 3 भी आएगा, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर, ठीक है, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अब इस पूरे को हमने अज्यूम कर लिया m क्या हो गया यहाँ पर भी देखो 3, इसकी वैल्यू 3q क्यूब है ये, ठीक है, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर, क्योंकि आपने 9 कॉमन लिया ना, तो अंदर 3 भी तो रिमेनिंग रहेगा, तो वो 3 कहाँ जाएगा, और ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, m के इक्वल हो गई। इसी तरह से केस थर्ड लेंगे, केस थर्ड भी देखिए, a इक्वल टू 3q प्लस 2 क्यूब किया, इसका हमने वापस ले लिया, ये जो 2 क्यूब था ना, इसको हम थोड़ी देर के लिए बाहर भेज देंगे, थोड़ी देर के लिए इसको पीछे शिफ्ट कर देंगे। सॉल्व किया, कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 2 18, ठीक है, और q हमारे पास था, q यहाँ रिमेनिंग है, ये ब्रैकेट एज इट इज हो जाएगा। अब वापस से देखो, इसमें से मैं 9 कॉमन ले लूँ, यहाँ से भी मैंने 9 कॉमन ले लिया, इसमें से भी 9 कॉमन ले लिया, यहाँ रिमेनिंग हो जाएगा 3q क्यूब, ठीक है, और प्लस इधर बन जाएगा हमारे पास 2q और 3q प्लस 2। इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया, इक्वेशन की फॉर्म में थोड़ा अच्छा लगता है, इस तरह से हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है। तो 9m प्लस 8 वेर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज एन इंटीजर। ओके, सो कंक्लूजन क्या निकला, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। देखो तीनों ही कंडीशन निकली है, प्रीवियस में 9m आई थी, 9m प्लस 1 आया है, और 9m प्लस 8 आई है। था इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, बस एक ही प्रोसेस याद रखो, एल्गोरिथम लगानी है, बी को कैसे चूज करना है वो इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा जो वो क्वेश्चन में बोला जाए, क्वेश्चन से हमने क्वेश्चन पूछा, आपने हमसे क्या चाहते हो, उसने बोला कि मुझे तो क्यूब करवाना है, ठीक है, हम क्यूब कर देंगे। हमने पूछा कि आंसर क्या आना चाहिए, उसने बोल दिया 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 आना चाहिए, तो बस हम आंसर लिया है, काम खत्म, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, तो आप इसको देख सकते हैं अपनी बुक में, इसको चलो हम सॉल्व करेंगे। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। अब ये तो वैसे भी हमें पता है,
मैथ से कुछ भी प्रूफ करवा सकती है, तो हमें हर चीज को प्रूफ करना आना चाहिए। ट्राइंगल बना दिया और बोलेगी कि प्रूफ करो ये ट्राइंगल है, दिख रहा है वो ट्राइंगल है लेकिन नहीं आप प्रूफ करो कि वो ट्राइंगल है, तो हम उसको प्रूफ भी करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, किसकी फॉर्म में होगा, 2q की फॉर्म में होगा। एंड ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1, इस फॉर्म में होगा। तो चलो फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, लेक्चर हमारा बहुत लॉन्ग हो चुका है। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 2, b 2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही लिखा है तो 2 ले लिया हमने। अभी स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं बोला तो हमने कुछ नहीं सोचा, डायरेक्ट 2 हमने यहाँ पे ले लिया। तो r की वैल्यू क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम अप्लाई करेंगे, a इक्वल टू 2q + r होगा और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 नहीं हो सकती है, पता है हमें डिवीजर के इक्वल कभी भी नहीं होगी। सो a इक्वल टू 2q और 2q + 1। अब बताइए मुझे, q जब आपके पास इंटीजर है, ठीक है, किसी भी इंटीजर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन होगा या नहीं होगा, होगा ना, बस वही तो मुझे बोलना है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, 1-2 स्टेप जाएगी फिर वापस से वो क्वेश्चन की लाइन आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन था ही इतना इजी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q, अगर a 2q की फॉर्म में है तो a इज इवन इंटीजर, अगर a 2q की फॉर्म में है तो a इवन होगा। अगर a पॉजिटिव इंटीजर, ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर कैन बी इधर इवन और ऑड, या तो वो इवन भी हो सकता है या फिर वो ऑड भी हो सकता है। 2q की फॉर्म में था तब इवन हो गया, तो 2q + 1 की फॉर्म में क्या बनेगा, तो वो ऑड ही तो बचा। दो ही कंडीशन है, या तो आप पास हो गए या फेल हो गए। अगर हमने कह दिया कि भाई ये पास हो गया तो फिर फेल होने की तो बात ही नहीं है, अगर हमने कह दिया कि ये फेल हो गया स्टूडेंट तो पास होने की बात ही नहीं है। दो ही कंडीशन होती है, ठीक है, वो होती ना डू एंड डाई, करो या मरो, या तो आप काम कर लो या फिर, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए अगर या तो दो ही कंडीशन है, एक तो इवन है या ऑड है। अगर 2q इवन हो जाएगा तो 2q + 1 ही तो बचा, तो उसको ऑड होना ही पड़ेगा, और वो ऑड होता ही है, आपको पता है। इवन नंबर में कभी भी 1 ऐड करोगे, क्योंकि 1 क्या है, 1 हमारा ऑड नंबर होता है, इवन नंबर में कभी भी आप 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो भी आपका ऑड बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जितने भी क्वेश्चंस हैं तो इनकी अच्छे से प्लीज प्रिपरेशन कीजिएगा। जितनी ज्यादा आप आपकी स्टडी करेंगे उतना ही बेटर इफेक्ट आप लोगों को मिलेगा। ध्यान रखना, आपकी स्टडी है तो उसका रिजल्ट आप लोगों को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ोगे या आपने हार्डवर्क किया तो उसका रिजल्ट किसी और को मिलता है, ऐसा नहीं होता है। तो वो आप भी सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कंप्लीट कीजिएगा। आपका होमवर्क यही है कि जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम्पल्स हैं तो उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, और इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी लेमा और एल्गोरिथम से लेकर कोई भी डाउट ना हो। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारा चैनल मोशन फाउंडेशन। ओके, थैंक यू सो मच।